फेयर एंड स्क्वायर में आपका स्वागत है। इस साप्ताहिक प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश और भाजपा के युवा नेता अनुराग ठाकुर। वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं और हमीरपुर से सांसद हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान होने के साथ साथ वे एक खेल प्रशासक हैं और हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। धर्मशाला को दुनिया के क्रिकेट के नक्शे पर लाने का श्रेय इन्हीं को है। अनुराग ठाकुर, आपका फेयर एंड स्क्वायर में स्वागत है। अभी तक के शायद सबसे कम उम्र के हमारे आप मेहमान हैं। अनुराग, आप पंजाब रणजी टीम के मेंबर थे और स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव थे, फिर आपने प्रोफेशनल क्रिकेटिंग कैरियर परस्यू क्यों नहीं किया? आपने पहला ही सवाल ऐसा पूछा जो सीधा दिल पर घात करता है। क्रिकेट पहला प्यार भी था और इच्छा थी कि देश के लिए खेलूं, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण पिताजी राजनीति में थे, दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उनको लगा कि बड़ा पुत्र होने के नाते मुझे पारिवारिक जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और एक्सपोर्ट हाउस की शुरुआत की। लेकिन मैं आज याद करता हूं जो मेरे साथ खिलाड़ी खेलते थे और उस समय मेरा उनसे अच्छा प्रदर्शन होता था। आज वो भारतीय टीम के लिए खेले, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, लेकिन जो भाग्य में लिखा है उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। आप स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, खेल प्रशासक भी हैं और साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं। इन दोनों रोल्स को में से किसको ज्यादा एंजॉय करते हैं आप? मुझे लगता है राजनीति में जब आप अच्छा काम कर रहे हो, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं। लेकिन कई बार राजनीति में ऐसा लगता है कि आपके ऊपर दबाव लगातार रोज का इतना रहता है क्योंकि आपको 15-16 घंटे रोज काम करना पड़ता है। तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो आपके दिल से भी जुड़ा है। आप उसके विकास के लिए काम करना चाहते हैं, बाकी खिलाड़ियों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो ब्रेक भी देता है। दिन में मैं कम से कम 1 घंटा ऐसा निकालता हूं जहां पर मैं क्रिकेट से जुड़े हुए कार्य कर सकूं। और अब तो हिमाचल के साथ साथ भारतीय क्रिकेट की जिम्मेदारी भी है ज्वाइंट सेक्रेटरी के नाते, तो उसके लिए भी बहुत समय चाहिए। आप धर्मशाला में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस लेके आए और हिमाचल में आप स्पोर्ट्स के लिए क्या करने वाले हैं? धर्मशाला स्टेडियम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई गई क्योंकि जब आईपीएल के मैचेस हुए तो एक सर्वे किया गया कि दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम कौन है, तो 86% लोगों ने कहा धर्मशाला का स्टेडियम दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है। लेकिन मैं वहां रुकना नहीं चाहता था। मेरी मंशा यह है कि प्रदेश के हर जिला में अच्छी खेल सुविधाएं हो, वहां से खिलाड़ी निकले और देवभूमि हिमाचल प्रदेश को खेल भूमि हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जाना जाए। तो हमने हर जिले में स्टेडियम बनाना शुरू किया है ताकि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, जूडो, वेट लिफ्टिंग, ताइक्वांडो, इन सब खेलों का वहां पर सुविधा हो। केवल क्रिकेट नहीं, बाकी खेलों का भी उत्थान हो। खिलाड़ी जितने ज्यादा निकलेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। एक तो युवाओं का स्वास्थ्य ठीक रहता है, दूसरा जो ड्रग्स की ओर जा रही है आज की युवा पीढ़ी, जो तनाव झेल नहीं पाते, जो खिलाड़ी होता है वो जानता है कि किस तरह प्रेशर के अंडर भी अच्छा परफॉर्म करना है। और आप तो स्वयं खिलाड़ी रहे हैं, आपसे अच्छा इसको कौन जान सकता है। आपने हिमाचल को खेल भूमि बनाने की बात की, तो उसमें कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी रोल होगा? मैं पिछले कल ही मनाली से वापस आया हूं और वहां पर एल्पाइन प्रीमियम लीग, ये स्कीइंग की एक चैंपियनशिप शुरू की गई है। तो मैंने कल ही ये घोषणा की है कि जब हम खेल भूमि हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो खेल भूमि बनाने के लिए केवल ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स नहीं, केवल आपकी जूडो, ताइक्वांडो, ये सब खेले नहीं, इनसे हटकर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसमें टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, नए खिलाड़ियों का आने का बहुत पोटेंशियल है। जैसे हम पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ल्ड कप करवाते हैं जी, हम पैराग्लाइडिंग पूरे प्रदेश भर में करवाते हैं। इसी तरह हम चाहते हैं स्कीइंग, ल्यूज और रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स, इन सबको प्रमोशन दी जाए। तो मुझे लगता है जब एडवेंचर स्पोर्ट्स को और आगे ले जाने के लिए उपयुक्त समय आ गया है। आप शिमला के एनएडीएल ग्राउंड को आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स फैसिलिटी वहां पे डेवलप करना चाहते हैं, शायद वहां पे क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाह रहे हैं आप, तो वो किस स्टेज पे है, वो जो आप इनिशिएटिव ले रहे थे? मेरे दिल में भारतीय सेना के लिए बहुत जगह है और सैनिकों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन जो एनएडीएल ग्राउंड है वो भारत सरकार को, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई वर्ष पहले दी थी, उसकी लीज एक्सपायर हुए 30 वर्ष हो गए। वहां पर सेना से जुड़ी हुई कोई गतिविधि नहीं होती। वहां पर गोल्फ खेलते हैं कुछ सेना के अधिकारी, कुछ हमारे अधिकारी, लेकिन जो शिमला का युवा है वो ड्रग्स में पीड़ित है, उसको खेलने के लिए जगह नहीं मिलती। उसमें जो टैलेंट है,
प्रतिभा है उसको निखारने का मौका नहीं मिल पाता। तो वो एक सेंटर है जहां पर क्रिकेट नहीं बल्कि उसके साथ साथ बाकी खेलों के लिए इंटरनेशनल स्तर की सुविधा बनाई जाए। क्या लगता है कि आर्मी इसका विरोध क्यों कर रही है? मुझे लगता है आर्मी विरोध नहीं, कुछ गिने चुने अधिकारी इसका विरोध करते हैं। एक विवाद काफी देर से जो चल रहा है वो ये है कि हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन ने हिमाचल सरकार का करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपया देना है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स जब टूर्नामेंट 2 मैचेस करवाए थे तो पुलिस ने जो सुरक्षा का इंतजाम किया था ये उसके पैसे बकाया हैं। पूरे देश भर में कहीं पर भी क्रिकेट मैच होता है, सुरक्षा का इंतजाम देना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। उनके लिए जो खाने की सुविधा होती है वो क्रिकेट संघ करवाता है, ये हम नहीं, ये सारी संस्थाएं पूरे देश भर में वही करवाती हैं। और जो स्टेडियम के अंदर सिक्योरिटी होती है, प्राइवेट सिक्योरिटी हम अपनी हायर करते हैं। तो ये कहना कि हमने सरकार का कोई पैसा देना वो सरासर गलत है। और ये केवल अपने मन से बना लेना कि इतने 100 लोग लगे थे तो उनका इतना खर्च आएगा। मैं पूछता हूं ये आंकड़ा दिया किसने? हमें कोई बिल रेज नहीं किया गया, हमें सरकार ने कभी नहीं कहा। क्या प्रदेश में लेकिन प्रदेश में जो लाखों रुपए टैक्स आता है जी, हमने कभी कहा कि क्रिकेट की वजह से आपके यहाँ 50,000 लोग ज्यादा आए, आपको टैक्स आया तो आप क्रिकेट संघ को दीजिए? हमने तो नहीं कहा। प्रदेश को जो लाभ मिलता है आप उसको गिनकर देखिए। एक क्रिकेट मैच को 8 घंटे टीवी पर दिखाया जाता है। जब उसको दिखाया जाता है, हाइलाइट्स, टीवी, न्यूज सब में दिखाया जाता है, तो धर्मशाला का नाम बार बार आना, खूबसूरत पहाड़ दिखाना, आपके संस्थान को इंटरनेशनल महत्व मिलना 140 देशों में। लेकिन ये तो आपके राज्य के अधिकारी ही हैं जिन्होंने ये अमाउंट रेज किया है। किसी ने हमें कोई रेज नहीं किया, कोई हमें बिल रेज नहीं किया गया और ना ही कोई प्रदेश सरकार किसी संस्था को रेज करती है। क्रिकेट नहीं बाकी भी खेलों के लिए, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो या बाकी खेल हुए हो, कहीं पर कुछ नहीं हुआ। जी, आपका अनुराग जन्म एक सियासी परिवार में हुआ है और आपके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं इस समय, तो आपको ये एडवांटेज लगती है या डिसएडवांटेज लगती है? दोनों ही है। एक लाभ भी है कि एक सिस्टम के अंदर आपकी पहचान अपने परिवार, अपने पिता के कारण भी है। लेकिन कुल मिलाकर जब आप राजनीति में आते हैं तो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के करके आपको चुनाव जीतना होता है, अपनी पार्टी की उपलब्धियों करके जीतना होता है। तो मुझे लगता है उसका जितना लाभ है, नुकसान ये है कि आप सत्ता में हैं, आपके पिता मुख्यमंत्री हैं, लोगों को लगता है जो ये कह देगा वो हो जाएगा, लेकिन वो संभव नहीं होता। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कोई अभिमान नहीं है, मैं कोई ईगो की वजह से नहीं कह रहा, लेकिन मैं जब क्रिकेट खेलता था मैं तभी से मैंने मन में ये था कि जिंदगी में कुछ करूंगा तो अपने बलबूते पर करूंगा, अपने पिताजी का नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा। 9वीं कक्षा से जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, मैंने अनुराग धूमल की बजाय अनुराग सिंह ठाकुर लिखना शुरू किया था कि लोगों को पता भी ना चले मैं किसका बेटा हूं। और मेरी अपनी पार्टी में और पूरे देश भर में अधिकतर लोगों को यह भी नहीं पता था कि मैं धूमल जी का पुत्र हूं। अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को कईयों को नहीं पता था। लेकिन जब आप उनको अपने पिता को कोई सिफारिश करते हैं तो आपको ना भी कर देते हैं वो? बहुत बार जब उनको लगता है प्रदेश हित में नहीं है और लगता है कि इससे लोगों को या पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो कई बार उनकी सलाह, और वो बड़े नेता हैं। अनुराग, आपने सियासत में आने का फैसला कब किया? जब आप कॉलेज में थे तो तब भी आप सियासत में हिस्सा लेते थे वहां? मैं सिर्फ चुनाव कैंपेन के समय पिताजी के लिए वोट मांगने या पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, जो नेता बाकी लड़ते थे, उनके लिए वोट मांगने जाता था और घर घर जाकर वोट मांगता था। ये तो क्रिकेट एसोसिएशन में मैं जब क्रिकेट बहुत आगे बढ़ गई जी, कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने स्टेडियम पर कब्जा, एसोसिएशन पर कब्जा करने के लिए खेल कानून बना दिया, तब वो संघर्ष की एक यात्रा शुरू हुई, लड़ाई चली, हाई कोर्ट में हम जीते, बीसीसीआई में लड़ाई हम जीते, और कांग्रेस की सरकार 5 वर्षों तक प्रयास करती रही, लेकिन वो एसोसिएशन को नहीं हथिया पाई। और उस समय बाई इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में आया, तो हमारी पार्टी को लगा ये चुनाव अनुराग जीत सकता है, ये उपयुक्त आदमी है। पार्टी ने टिकट दिया और लोगों का आशीर्वाद मिला, और पिछले जितना इतिहास हिमाचल का है उसमें रिकॉर्ड मतों से जीत मिली। ये भी लोगों का बहुत प्यार मिला है। जी, भारतीय युवा मोर्चा बनाने का क्या मकसद था आपका? भारतीय जनता युवा मोर्चा देश के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ जोड़ने के लिए एक नया प्रयास है। आज देश में लगभग 65% युवा है और वो ये चाहते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी जो उनके हित के लिए काम करे, देश के विकास के लिए काम करे। मैंने पहला कार्यक्रम किया, कश्मीर में बहुत दंगे फसाद चल रहे थे जी, सैनिक घायल थे 2500 से ज्यादा,
नौजवान मारे गए थे पथराव की घटनाओं में, मैंने कश्मीर के लिए एक यात्रा निकाली, कलकत्ता से कश्मीर तिरंगा यात्रा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस के दिन जन्म स्थान से उनकी बलिदान भूमि तक के लिए उस यात्रा में राष्ट्रवाद को लेकर, कश्मीर के इशू को लेकर देश के लाखों नौजवान जुड़े और उस यात्रा में जम्मू कश्मीर मेरे साथ गए। एक प्रयास था कि लोगों को अपने देश के प्रति प्यार होना चाहिए। जहां तिरंगे को जलाया जाता है उसको जागरूक करना चाहिए, जहां तिरंगे का अपमान होता है उसका सहन नहीं करेंगे। जो सेपरेटिस्ट कहते हैं कि हम कश्मीर को अलग कर देंगे, आज वो बात खत्म हो गई। जो कहते थे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव लाएंगे, आज वो समाप्त हो गया। उस यात्रा ने इतने कदम उठाए हैं। लेकिन जब आपको कश्मीर में रोका गया तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा। अपने देश में, अपने देश के एक कोने में मैं क्या तिरंगा फहराने जा रहा हूं? मुझे वो अधिकार नहीं है। मुझे अपने देश के अंदर जाने के लिए एक सीमा पर रोक दिया जाता है एक प्रदेश की, केवल इसलिए कि हम तिरंगा फहराने आ रहे हैं। क्या कारण है? जो सेपरेटिस्ट, जो अलगाववादी वहां पर बैठकर तिरंगे को जलाते हैं, जो दिल्ली में आकर भारत को गालियां निकालते हैं और कहते हैं कि भारत भूखों नंगों का देश है, क्या हम वो बात सहन कर लेंगे? लेकिन एक फीलिंग थी कि आप एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाह रहे थे इस यात्रा के जरिए। मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर से पूछना चाहता हूं जी, क्या तिरंगे का सम्मान करना राजनीति है? क्या तिरंगे को जलने से बचाना क्या राजनीति है? क्या अपने देश के किसी कोने में तिरंगा फहराना राजनीति है? अपनी देश की सेना के ऊपर पथराव की घटनाओं को रोकने के लिए आगे जाना क्या ये राजनीति है? क्या जो युवा मर रहे थे वहां पर उनको बचाना क्या राजनीति है? क्या अलगाववादी देश के खिलाफ भाषण दें, बोलें, उनके ऊपर देश की सरकार कुछ ना करे, आप कायरों की तरह चूड़ियां पहनकर बैठे रहे, क्या ये राजनीति है? राजनीति तो ये है कि अफजल गुरु को 7 वर्षों पहले सजा हुई फांसी की, पार्लियामेंट पर अटैक करने की, ये नपुंसक कांग्रेस की सरकार उसको 7 वर्षों में फांसी नहीं दे पाई, केवल धर्म के नाम पर वोट लेने के लिए। राजनीति वो करते हैं, हम नहीं करते। लेकिन अनुराग, दुनिया में तो डेथ सेंटेंस के खिलाफ काफी आवाज उठ रही है इस समय। अगर आप दुनिया की अगर हम बात करें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या भारत आज एक सॉफ्ट स्टेट बनकर नहीं रहेगी? अमेरिका ने सन 2001 में हमला हुआ 9/11, उसका जो आरोपी था उसामा बिन लादेन, उसको 10 वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के अंदर जाकर मारा, जहां पर वो फौजियों के घरों के बीच में लेकिन अनुराग, आपकी सरकारी थी जो कंधार में उनसे सुलह करने गई थी। कौन था वो? मीडिया का प्रेशर था। लोग प्रधानमंत्री के घर के बाहर आकर बैठे थे, वो कहते थे हमारे बच्चों को बचाओ। क्या करते आप? क्या उनके जिनके नौजवान बच्चे हनीमून मनाने गए थे उनको मरने देते? मीडिया का प्रेशर, लोगों का प्रेशर। इस देश की जनता जिस दिन ये कह लेगी आतंकवादी को मत छोड़ो, हमारा बच्चा मरता है तो मरने दो, उस दिन इस देश में आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आगे क्या प्लान्स हैं? हम चाहते हैं कि जो जनता है उसको, विशेष तौर पर युवाओं को, ये स्वामी विवेकानंद जी का स्वर्ण जयंती वर्ष है, हम इसको युवा वर्ष के रूप में मनाना चाहते हैं। और आने वाले समय में कुछ घोषणाएं करने वाला हूं कि पूरा साल हम कार्यक्रम चलाना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे, खेलों से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए, और देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की भूमिका क्या हो। केवल यह कहना कि राजनीति में आइए, कितने लोग चुनाव लड़ सकते हैं? यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम हमीरपुर के सांसद और युवा नेता अनुराग ठाकुर से बातचीत जारी रखेंगे।